हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम के बेसिस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है वो सारे क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के बेसिस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, सेपरेट द फॉलोइंग इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आपको कुछ फंक्शंस दिए रहेंगे जिनको आपको एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में अलग करना है, कैसे भी सॉल्व करके। तो हमारा जैसे क्वेश्चन है 10 अल्फा प्लस आई बीटा। तो अगर आपको ये 10 सेक कॉसेक इस फॉर्म में दिया रहे तो आप उसको सबसे पहले साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर देंगे। तो 10 जो है 10 को आप साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ आप लिख देंगे साइन अल्फा प्लस आई बीटा बटे कॉस अल्फा प्लस आई बीटा, और फिर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा। अब हम इसका जो है परमेयीकरण कर देंगे। परमेयीकरण का मतलब होता है साइन जो है उसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर हमने इसका परमेयीकरण किया तो आ गया 2 साइन अल्फा प्लस आई बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस आई बीटा इंटू 2 कॉस बटे 2 कॉस अल्फा प्लस आई बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस आई बीटा। अब हम यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला लगा देंगे जो कि होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और फिर उसके बाद 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला लगा दिया जो कि होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो इस तरह से हमने यहाँ 2 साइन ए इंटू कॉस बी बटे 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला लगा दिया। फिर उसके बाद आप देखेंगे साइन 2 आई थीटा है यहाँ पर, यानी 2 आई बीटा है। तो साइन आई थीटा का फार्मूला होता है, उसको आप लिख सकते हैं आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, और जो कॉस आई थीटा होता है उसका फार्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा। तो हमने यहाँ पर वही किया है, साइन 2 आई थीटा को साइन आई साइन हाइपरबोलिक थीटा में चेंज कर दिया, और कॉस 2 आई बीटा को कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा में चेंज कर दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे दोनों पार्ट को जब आप अलग अलग लिखेंगे तो वो हो जाएगा साइन 2 अल्फा बटे कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस आई साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा बटे कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा प्लस कॉस 2 अल्फा। इस तरह से इसमें 2 पार्ट आ गए, ये हो गया रियल पार्ट और एक हो गया इमेजिनरी पार्ट। इसमें आप नोटिस करेंगे इमेजिनरी नंबर भी है, इसलिए इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, और इसमें इमेजिनरी नंबर नहीं है इसलिए इसे रियल पार्ट बोलते हैं। तो इस तरह से हो गया आरपी बराबर साइन 2 अल्फा बटे कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा प्लस कॉस 2 अल्फा, और आई पी बराबर हो गया साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा बटे कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा प्लस कॉस 2 अल्फा, जो कि आंसर हो गया। तो इस तरह से हम सभी जो भी हमारा फंक्शन रहेगा उसको हाइपरबोलिक पार्ट और मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में चेंज कर सकते हैं। इमेजिनरी पार्ट का मतलब ही होता है जिस फंक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर हो। आई यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू आप जानते होंगे √-1 होता है। तो इस तरह से हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इस फंक्शन से अलग कर दिया है। यही आपके मतलब पेपर में पूछा जा सकता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा और ऐसे ही और भी क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, तभी आपको अच्छे से आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले याद होने चाहिए, जैसे 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, और फिर साइन आई थीटा का, साइन कॉस आई थीटा का। इस तरह से हाइपरबोलिक के टर्म में जो भी सारे फार्मूले हैं वो सभी आपको याद रहने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपने तो कई सारे देखे होंगे, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, उसमें जो ddx ऑफ y होता है उसकी जो पावर होती है वो 1 होता है, और इसमें क्या है, ऐसे इक्वेशन जो हमने यहाँ पर लिखे हैं इसमें जो ddx ऑफ y है उसकी जो पावर है वो nth डिग्री है, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं, उनके कई सारे रूल हैं। हम आपको 2 क्वेश्चन बताते हैं और आप बुक में जा करके इसके सारे जो नियम हैं उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर सकें और कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, चाहे आपको थोड़ा सा ही आ रहा है करिएगा ज़रूर। तो पहला इक्वेशन है जैसे d² - 4d + 4 इंटू y = 0। एक तो इस तरह से, और एक इक्वेशन ऐसा है जिसमें राइट हैंड साइड में कुछ फंक्शन दिया है, इसमें 0 दिया है, इसमें कुछ फंक्शन दिया है। तो दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाएगा। इसके सॉल्यूशन में आपको सिर्फ CF निकालना है। CF मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और इसके सॉल्यूशन में आपको CF + PI मतलब PI मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल।
दोनों का एडिशन करेंगे तो वो सोल्यूशन के इक्वल होगा। CF और PI निकालने के बहुत सारे नियम हैं आपके सिलेबस में, तो आप उसे बुक से या लेक्चर से कहीं से भी देख लीजिएगा। हम आपको इस क्वेश्चन में जो नियम लगेगा उसको बताएंगे और बाकी के नियम आप उसको देख लीजिएगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है d² - 4d + 4 × y = 0। अब इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 0 दिया है, तो इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है उसको आप d की जगह m मान लेंगे, तो हो जाएगा m² - 4m + 4 = 0। तो m², अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा m - 2 × m - 2 = 0, तो m बराबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है, CF निकालने के लिए जब m की वैल्यू इक्वल आती है तो उसके लिए अलग नियम है, डिफरेंट आता है अलग नियम है, इमेजिनरी नंबर्स आते हैं जैसे i के फॉर्म में आ गया 2i 3i इस तरह से आ गया, तो उसके लिए अलग फार्मूला है। तो यहाँ पर आपका जो m है वो इक्वल है, तो इसके लिए फार्मूला होता है c1e⁻m1x + x c2e⁻m2x। जितने आपको मतलब m निकल रहे हैं, जितने हायर डिग्री होगा, जैसे ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है आपका, तो यहाँ पर m जो है m की 2 वैल्यू आई है। 3 डिग्री का होता तो 3 वैल्यू आती, तो इस तरह से आप जैसे यहाँ 3 वैल्यू आती है अगर, तो c1e⁻m1x + c2e⁻m2x + x c3 × e⁻m3x। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन होता है। चूँकि यहाँ हमारा 2 ही आया है m की वैल्यू, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा c1e⁻2x। x का जो कोफिशिएंट होगा वो m1 होगा और यहाँ पर m2 होगा, तो आंसर आ जाएगा c1e⁻2x + x c2e⁻2x। यहाँ पर आप e⁻2x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा y बराबर e⁻2x × c1 + x c2। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब अगर आपको राइट हैंड साइड में कुछ दिया हो, जैसे यहाँ पर sin 2x दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखेंगे तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें पहले आपको CF की वैल्यू निकालनी होगी, फिर PI की निकालनी होगी और दोनों का एडिशन कर देंगे, तब आपका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड कर पाएंगे। तो इसको भी पहले CF निकालने के लिए उसी तरह से सॉल्व करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन आप मान लेंगे, तो वो हो जाएगा m² + 2m + 1 = 0। तो यहाँ से m की वैल्यू आप निकालेंगे जो कि आएगी यहाँ पर -1 -1। तो यहाँ भी आप देखेंगे m की जो वैल्यू है वो इक्वल ही है। तो जब m का मान इक्वल हो जाता है तो उसके लिए CF जो होता है वो यहाँ पर हो जाएगा e⁻−x × c1 + x c2। इसमें भी वही पहला वाला ही नियम लगेगा, उसी के थ्रू हम यहाँ पर CF फाइंड करेंगे। तो अब इसके बाद हम PI निकालेंगे। क्योंकि यहाँ राइट हैंड साइड में आप देखेंगे 0 नहीं है, उसकी जगह पे कोई फंक्शन दिया है, तो PI निकालने के लिए हम y बराबर यहाँ से निकालेंगे, तो वो हो जाएगा sin 2x / d² + 2d + 1। तो जब ये इसमें वो वाला नियम लगेगा जब हमारा फंक्शन जो है मतलब PI वो sin ax / f(d²), मतलब d² का कोई फंक्शन हर में हो और ऊपर जो है sin ax के फॉर्म में हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, d² की जगह पे हम -a² रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -4 + 2d + 1। फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा sin 2x / 2d - 3। फिर इसका हम परमेयीकरण करेंगे तो आ जाएगा 2d + 3 × sin 2x / 2d - 3 × 2d + 3। तो ये हो जाएगा 2d + 3 × sin 2x / 2d का होल स्क्वायर -9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 2d का होल स्क्वायर 4d² हो जाएगा। फिर d² की जगह पे हम यहाँ -a² रखेंगे, क्योंकि हमने पहले ही माना था कि d² बराबर -a² होगा। तो d² की जगह पे आप -4 रखेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 2d + 3 × sin 2x / -16 - 9 इक्वल टू आ जाएगा 2d + 3 × sin 2x / -25। अब आप यहाँ देखेंगे d का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन करना और 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन करना। तो आप इसको जब अलग अलग टर्म में देखेंगे तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2d × sin 2x / -25। तो -1/25 कॉमन ले लिए, तो 2d × sin 2x है, तो 2 को बाहर लेंगे तो d × sin 2x, इसका मतलब sin 2x का डिफ्रेंशिएट करना है। तो sin 2x का डिफ्रेंशिएशन जब आप करेंगे तो वो हो जाएगा 2 cos 2x। तो 2 यहाँ पर ऑलरेडी था, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 cos 2x आ गया, प्लस 3 sin 2x, इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अलग हो गया। तो यहाँ पर CF जो है वो है e⁻−x × c1 + x c2 और PI जो है वो है -1/25 4 cos 2x + 3 sin 2x। अब जब इसका कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे तो वो होगा CF + PI, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल का एडिशन ही कंप्लीट सोल्यूशन होगा।
तो y बराबर हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स इंटू C1 प्लस एक्स C2 माइनस 1/25 4 cos 2x प्लस 3 sin 2x। तो इस तरह से ऐसे जब हमारा लीनियर इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ कुछ ना कुछ फंक्शन दिया हो तो उसका सोल्यूशन इस तरह से निकाला जाएगा। और जब राइट हैंड साइड में 0 दिया होगा तो उसमें CF जो निकालेंगे वही उसका सोल्यूशन होगा। तो हमने आपको बताया ना कि जैसे CF भी निकालने के कई तरीके हैं। जब हमारे M के मान इक्वल आते हैं तो उसमें CF का मान कुछ और होता है, और M का मान डिफरेंट आता है, जैसे 4 3 आ गया तो उसका CF कुछ अलग आएगा, और M का मान इमेजिनरी में आ गया तो उसका CF अलग होगा। उसी तरह PI में भी, अब जैसे आप यहाँ देखेंगे sin 2x था ऊपर की तरफ, और अगर इसी की जगह पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया जैसे e की पावर x तो उसमें अलग नियम लगेगा, और उसकी जगह पे जैसे वेरिएबल के टर्म्स में कुछ आ गए, लॉगरिथमिक टर्म कुछ आ गए लॉग के टर्म में। तो इस तरह से PI निकालने के अलग अलग फार्मूले हैं, अलग अलग तरीके हैं जो कि आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है। तो हमने आपको एक क्वेश्चन बताया, अब इसी के थ्रू आप और भी क्वेश्चन अपनी बुक में, सीरीज में, कहीं से भी आप जहाँ से पाएँ उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप पेपर उठा के प्रीवियस ईयर का देखेंगे तो उसमें कई सारे पूछे गए हैं, इसीलिए हमने आपको ये क्वेश्चन बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर ऑफ कॉनिक्स एंड एसिम्पटोट्स ऑफ द कॉनिक्स। 14x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 11y स्क्वायर माइनस 44x प्लस 71 इक्वल टू 0। अब जैसे आपको कोई जनरल इक्वेशन दिया है कॉनिक्स का, उसमें सेंटर ऑफ कॉनिक्स आपको निकालना है और एसिम्पटोट ऑफ द कॉनिक्स निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? आप उसका जनरल इक्वेशन कॉनिक्स का जानते ही होंगे, वो होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो अब आप इस इक्वेशन में देखेंगे कि a क्या है, h क्या है, b क्या है, g क्या है, f क्या है, c क्या है इस इक्वेशन में। तो आप पहले उसको निकाल लेंगे, फिर आप सेंटर ऑफ कॉनिक्स पहले कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे। तो लेट p बराबर 14x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 11y स्क्वायर माइनस 44x प्लस 71। इस इक्वेशन को हम पहले p कंसीडर करेंगे, फिर इस इक्वेशन का हम पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एक बार करेंगे, और फिर पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है और फिर उसके बाद y के रिस्पेक्ट में। तो उसी तरह से हमने x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन किया। पार्शियली डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं सिर्फ वही फंक्शन का हमें करना है, बाकी जितने भी उसमें वेरिएबल्स रहेंगे सभी को कांस्टेंट मान लेना है। तो हम इसका देखेंगे 14x स्क्वायर का हो जाएगा 28x माइनस 4xy में आप देखेंगे 4y जो है यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, x का 1 होगा तो 4y, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 4y हो जाएगा, और इसमें जो है x है नहीं तो इसका 0 हो जाएगा, इसमें भी x है तो यहाँ माइनस 44 हो गया, और ये कांस्टेंट है तो इसका 0 ही होगा। फिर अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, अब y के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो आ जाएगा माइनस 4x प्लस 22y। फिर फॉर सेंटर ऑफ कॉनिक्स, मतलब सेंटर ऑफ कॉनिक निकालने के लिए हम जो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए रहेंगे और y के रिस्पेक्ट में किए रहेंगे उन दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे। फिर उसके बाद हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने इसको 0 के इक्वल किया और हमारा इक्वेशन ये बन गया। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 121/75 और y की वैल्यू आ जाएगी 22/75। तो जो x और y की वैल्यू आएगी वही सेंटर ऑफ कॉनिक्स होंगे, मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब एसिम्पटोट ऑफ कॉनिक निकालने के लिए उसका फार्मूला होता है लेमडा इक्वल टू नेबुला बटे h स्क्वायर माइनस AB। अब h स्क्वायर माइनस AB से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आपका कॉनिक्स जो है वो क्या है, इलिप्स है कि हाइपरबोला है कि पैराबोला है, इससे आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए अलग अलग कंडीशंस हैं। h स्क्वायर माइनस AB की आप वैल्यू निकालेंगे, उसके 0 को बराबर कर देंगे, अगर वो 0 के बराबर आ रहा है तो वो पैराबोला हो जाएगा, ग्रेटर देन आ रहा है इस तरह से, मतलब 0 से बड़ा आ रहा है तो इलिप्स, 0 से छोटा आ रहा है तो हाइपरबोला, इस तरह से उसके अलग अलग कंडीशंस हैं। तो नेबुला निकालने के लिए उसका फार्मूला होता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे पहले तो आपने ABC लिख लिया, फिर उसके बाद आपको करना क्या है, FGH लगातार आते हैं हमारे अल्फ़ाबेट में, तो आप उसको लिख लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहा है कि F कहाँ लगाए, G कहाँ लगाए, H क्या कहाँ लगाए, तो माइनस ABC आप
माइनस माइनस करके लिख लेंगे, फिर उसमें FGH भी अल्फ़ाबेट में क्रम से ही आते हैं, तो उनका स्क्वायर करके आप उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो फार्मूला आपका रेडी हो जाएगा। फिर अब आप पहले नेबुला की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए आपने जो इक्वेशन, आपका जो सेंटर ऑफ मतलब इक्वेशन है जो कॉनिक्स का, उसमें आप देखेंगे A क्या है, B क्या है, F क्या है, G क्या है, H क्या है, वो सभी देख करके आप इसमें इस फार्मूले में वो मान रखेंगे। फिर उसके बाद H² माइनस AB यहाँ कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो आपका वैल्यू आएगा, जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आ गया 2663/75, इतना आया माइनस में। तो एसिम्पटोट ऑफ कॉनिक जब निकालेंगे तो जो आपका सेंटर ऑफ कॉनिक्स का इक्वेशन रहेगा उसी में ये जो आपकी वैल्यू आएगी लैम्डा की वैल्यू, उसी को आप ऐड कर देंगे विथ साइन, मतलब माइनस में आ रहा है तो माइनस के साथ ऐड करेंगे, प्लस आ रहा है तो प्लस के साथ। तो कॉनिक्स में जब आप उसको ऐड कर देंगे और जीरो के बराबर, मतलब जैसा आपका कॉनिक्स रहेगा जीरो के इक्वल रहेगा तो जीरो को रख देंगे, तो वही आपका एसिम्पटोट ऑफ द कॉनिक्स होगा। तो इस तरह से आप किसी भी सेंटर ऑफ मतलब किसी भी कॉनिक्स के इक्वेशन का आप सेंटर ऑफ कॉनिक्स, एसिम्पटोट्स ऑफ द कॉनिक्स निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये जो तीनों क्वेश्चन हमने आपको इस लेक्चर में बताया वो तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इन सभी लेक्चर्स को, और अब आपके पास टाइम बहुत कम है तो कम से कम पढ़ के आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स ले आना है। तो आपको ज्योमेट्री में क्या करना है, फार्मूले याद करिए, उसके 1-2 क्वेश्चन देख लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। और ज़्यादातर फोकस आप अपना मैट्रिक्स वाले पेपर में, डिफरेंशियल इक्वेशन वाले पेपर में करिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, तो उसको आप अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आपको जो भी चीज़ें ना समझ में आई हों आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।